आपको जो बताने जा रहा हूँ उस पर विश्वास करना मुश्किल तो होगा मगर नामुमकिन नहीं। मिस्टर राममूर्ति ने बिना किसी भूमिका के मुख्य बात कहनी शुरू कर दी। सबसे पहले तो यह बताइए कि डॉक्टर रामनाथ स्वामी और डॉक्टर शिवशंकर सिंह कौन है? शिवशंकर मेरे स्वर्गीय पिताजी थे और मिस्टर रामनाथ स्वामी उनके मित्र जो 30 साल पहले कनंडी वीडू में रहते थे। सिद्धार्थ ने झट से जवाब दे दिया। और ये दोनों ही नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ चेन्नई में शोधकर्ता थे। आगे की बात मिस्टर राममूर्ति ने पूरी की। जी हाँ, मगर बाद में रामनाथ अंकल की तबीयत खराब रहने लगी और उन्होंने नौकरी छोड़ दी और उस कनडी वीडू में रहने लगे, ऐसा मेरे पिताजी ने बताया था। सिद्धार्थ ने जल्दी से मिस्टर राममूर्ति के सवालों को जवाब दे दिए ताकि वह आगे की घटना बता सके। आपके पिता ने आपको अधूरी बात बताई थी। वह घर आपके पिताजी ने नहीं बल्कि रामनाथ स्वामी ने बनवाया था। उनकी मृत्यु के बाद आपके पिता ने उस घर को अपने नाम करवा लिया क्योंकि रामनाथ स्वामी आपके पिता शिवशंकर जी के कर्जदार थे। उन्होंने आपके पिताजी से काफी रुपए ले रखे थे। मैं तो बस राममूर्ति और सिद्धार्थ की बातों को सुन ही सकता था। मेरे बोलने लायक तो वहाँ कुछ भी नहीं था। वह तो अच्छा था कि दोनों अंग्रेजी में बातें कर रहे थे तो कम से कम मेरी समझ में तो आ रहा था, वरना मेरी हालत तो चेन्नई एक्सप्रेस के शाहरुख खान जैसी हो जाती। मगर पिताजी ने मुझे इस बारे में कुछ क्यों नहीं बताया और तहखाने के बारे में भी नहीं बताया, क्योंकि मिस्टर सिद्धार्थ आपके पिताजी को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मिस्टर राममूर्ति ने सिद्धार्थ की फुसफुसाती आवाज को भी सुन लिया था। डॉक्टर स्वामी ने अपनी डायरी में लिखा है कि वे मरने से पहले घर में स्थित तहखाने तथा अपने आविष्कार की सारी जानकारी एवं जिम्मेदारी डॉक्टर शिवशंकर सिंह को देना चाहते थे। मगर जब आपके पिताजी मास्को गए हुए थे तभी डॉक्टर स्वामी की मृत्यु हो गई और वह तहखाना तथा रोबोट एक रहस्य बनकर ही रह गया। वहां से हमें जो डायरी मिली है उसमें रामनाथ स्वामी ने एक एक दिन की एक एक बात लिखी है। डॉक्टर स्वामी को एक लाइलाज बीमारी थी जिसके कारण वे अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकते थे। आपके पिता डॉक्टर सिंह को दवाइयों के लिए हमेशा रुपए देते थे, मगर डॉक्टर स्वामी ने सारे रुपए अपने इलाज में ना खर्च करके प्रयोगशाला और रोबोट बनाने में खर्च किए। डॉक्टर स्वामी अविवाहित थे, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। नौकरों से उन्हें सख्त नफरत थी और एलोपैथिक दवाई पर भरोसा नहीं था। एक वैज्ञानिक होते हुए भी वह पारंपरिक चिकित्सा में ज्यादा विश्वास करते थे। इसलिए उन्होंने यह कनडी पिन यानी शीशे की औरत या रोबोट बनाया जिसकी प्रोग्रामिंग कुछ इस तरह है कि वह किसी भी बीमारी का पारंपरिक तरीके से इलाज कर सकती है। साधारण भाषा में हम कहें तो वह एक आयुर्वेदाचार्य है और बाल चिकित्सा में तो उसे महारत हासिल है। वह समुद्री जीव जंतुओं और वनस्पतियों से स्वयं दवा बना सकती है। वह बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक किसी भी प्रकार के रोग को पहचान कर उसका इलाज कर सकती है। मगर वह घर तो काफी वर्षों तक बंद रहा। ऐसे में उस कनडी पिन को निर्देशित और नियंत्रित कौन करता था? और जहां तक मुझे मालूम है कोई भी मशीन बिना किसी ऊर्जा स्रोत के संचालित नहीं हो सकता। मुझे भी अपनी उत्सुकता व्यक्त करने का मौका मिल गया। आपका सवाल बिल्कुल सही है मिस्टर शोभित। अपने पीछे से आती आवाज सुनकर मैं और सिद्धार्थ दोनों ही एक साथ पीछे मुड़कर देखने लगे। आइए मिस्टर राव, ये है रोबोटिक्स रिसर्च सेंटर के प्रमुख मिस्टर अयप्पा राव। मैंने ही इन्हें यहाँ बुलाया है ताकि ये आपके सारे सवालों का संतुष्टिपूर्ण उत्तर दे सकें। मिस्टर राममूर्ति ने मिस्टर राव को बैठने का इशारा करते हुए कहा। सबसे पहले तो मैं आप सबको यह बता देना चाहता हूँ कि मैं जो भी जानकारी आप लोगों को दे रहा हूँ वह डॉक्टर रामनाथ स्वामी के उस तहखाने में मिली फाइल और तथा डायरी से ही प्राप्त हुआ है। उस रोबोट पर हमने कोई भी परीक्षण नहीं किया है क्योंकि ऐसे में उसके टूटने या खराब होने का डर है जो हम कतई नहीं चाहते। क्योंकि आने के अलावा हम में से किसी ने भी उस रोबोट की गतिविधियों को नहीं देखा है, अतः हम पूरी तरह से यह नहीं कह सकते कि हम जो कुछ भी कह रहे हैं वह 100% सच है। फिर भी हमारी टीम ने पूरी कोशिश की है कि इस रोबोट तथा रामनाथ स्वामी से जुड़े अधिक से अधिक तथ्यों का पता लगा सके। आपके पहले सवाल का जवाब यह है कि उसकी ऊर्जा का स्रोत था वह बड़ा सा शीशा जो घर के छत के ऊपर लगा हुआ था। वह कोई साधारण शीशा नहीं था, वह सूर्य की ऊर्जा को संग्रहित करने का कार्य करता था।
उसी के हट जाने के कारण ही वह रोबोट निष्क्रिय हो गया और आप सब उसे पकड़ पाए। डॉक्टर स्वामी के शोध के मुताबिक वह रोबोट एक विशेष प्रकार के धातु, विट्राल, लेड तथा चुंबकीय तत्वों के मिश्रण से बना हुआ है। विट्राल बेहद लचीला होता है और लेड यानी शीशा गर्म होने पर पिघल जाता है। चुंबकीय तत्व उसे पुनः अपना स्वरूप प्राप्त करने में मदद करता है। ऊपर से जो शीशा लगा हुआ था उसमें भी यही तीनों चीजें थी। इस वजह से पूरे घर में एक गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता था, जिसके कारण वह रोबोट स्वयं के क्रियाकलापों को नियंत्रित कर सकता था। उदाहरण स्वरूप हमारी पृथ्वी भी एक विशाल चुंबक है और इसी के कारण हमारा स्वयं के शरीर पर नियंत्रण रहता है, जबकि अंतरिक्ष में या चांद पर जहाँ चुंबकीय शक्ति नहीं है, हमारा अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रहता। छत पर रखे हुए उस बड़े से शीशे के माध्यम से जो सोलर ऊर्जा संग्रहित होती थी, उसी से यह रोबोट संचालित होती थी और उसका शरीर इतना ज्यादा लचीला था कि वह छोटी से छोटी जगह से भी निकल सकती थी, शायद बंद दरवाजे के नीचे से भी। विज्ञान जगत के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। अगर आज मिस्टर रामनाथ स्वामी जीवित होते तो विज्ञान की दुनिया में कई और चमत्कार कर चुके होते। वैसे उनके रिसर्च फाइल के आधार पर भी काफी कुछ किया जा सकता है। एक और सवाल मिस्टर राव, अब तक हमारे साइंटिस्ट ने जितने भी रोबोट बनाए हैं उसमें वह फीलिंग्स व इमोशंस नहीं डाल सके हैं। ऐसे में उस रोबोट के अंदर ऐसा कौन सा इमोशन डाला गया था जिसके कारण उसका लगाव मेरी बेटी आन्या की तरफ हो गया था और वह उसकी एक माँ की तरह देखभाल कर रही थी? गुड क्वेश्चन मिस्टर सोविक। यह सवाल हम सबके दिमाग में भी सबसे पहले आया था। इसका सटीक उत्तर तो डॉक्टर स्वामी ही दे सकते हैं, मगर उनकी डायरी के आधार पर हमने कुछ अनुमान लगाए हैं। मिस्टर राव ने थोड़ा रहस्यमय अंदाज में कहा। तो मैं और सिद्धार्थ एक दूसरे को देखने लगे। हम कुछ पूछते इससे पहले ही मिस्टर राव ने फिर से कहना प्रारंभ किया। डॉक्टर स्वामी की डायरी में लिखे गए आत्मकथन से पता चला है कि उनकी एक छोटी बहन थी जिसे वे बेहद प्यार करते थे, मगर कुपोषण के कारण असमय ही उसकी मृत्यु हो गई। उसका इलाज एक सरकारी अस्पताल का एलोपैथिक डॉक्टर कर रहा था। उन्हें अपनी बहन की मौत का गहरा सदमा लगा था और तभी से वे आयुर्वेद तथा पारंपरिक चिकित्सा से संबंधित पुस्तकें पढ़ने लगे थे। उनकी फाइलों में उनके परिवार की एक बहुत पुरानी फोटो भी हमें मिली, जिसमें उनकी छोटी बहन भी है। मिस्टर राव ने हमारी तरफ एक फोटो बढ़ाते हुए कहा, यदि आप इस फोटो को ध्यान से देखें तो मिस्टर स्वामी की छोटी बहन का चेहरा बहुत कुछ आपकी बेटी आन्या से मिलता है। इस बार मिस्टर राममूर्ति ने कहा, फोटो देखकर तो मुझे भी आश्चर्य हुआ, लेकिन अगर आन्या को भी दक्षिण भारतीय पोशाक पहना दी जाए तो संभवतः वह डॉक्टर स्वामी की बहन की तरह ही दिखेगी। मगर रोबोट के अंदर आने वाली भावनाओं का डॉक्टर स्वामी एवं उनकी बहन से भला क्या संबंध हो सकता है? मेरे दिमाग में प्रश्नों की जैसे कतार लगी हुई थी। डॉक्टर स्वामी अपनी इस रोबोट को जी जान से चाहते थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन इसे बनाने में लगा दिया। वे दुनिया के सामने इसे लाना चाहते थे, मगर इससे पहले ही चल बसे। हो सकता है कि उस घर से उनकी डेड बॉडी निकाली गई हो, मगर उनकी आत्मा उसी रोबोट में बस गई हो, शायद अपनी अधूरी इच्छाओं के कारण। एक वैज्ञानिक होकर आप आत्मा की बातें कैसे कर सकते हैं? सिद्धार्थ को बेहद आश्चर्य हुआ। मिस्टर सिद्धार्थ, यह सच है कि हम वैज्ञानिक हैं और भूत प्रेत आत्मा इत्यादि में विश्वास कराना हमारा लक्ष्य नहीं है, परंतु इस संसार में कुछ पारलौकिक शक्तियां भी हैं। कभी कभी इनका अस्तित्व हमारे सामने इस प्रकार आता है कि हमारा विज्ञान भी उन्हें नकार नहीं पाता। यद्यपि मैं पूरी तरह से अपनी बातों की पुष्टि नहीं कर सकता, फिर भी उनकी डायरी के आधार पर ही यह कह रहा हूँ कि उन्हें अपने इस आविष्कार से इतना प्रेम था कि वह इसमें इस आविष्कार के रूप में सदैव जीवित रहना चाहते थे। उन्हें एक लाइलाज बीमारी थी, मगर वे मरना नहीं चाहते थे। उनके अंदर जीवित रहने की एक दृढ़ इच्छा शक्ति थी, और आप जानते हैं कि एक दृढ़ इच्छा शक्ति एवं कभी कभी आत्मा की अतृप्ति पुनर्जन्म का कारण बन जाती है। जिस प्रकार हम ईश्वर के अस्तित्व को पूरी तरह नकार नहीं सकते, उसी प्रकार हम पारलौकिक शक्तियों को भी नकार नहीं सकते। डॉक्टर स्वामी की डायरी में उस रोबोट से जुड़े सारे तथ्य हैं, परंतु कहीं पर भी रोबोट में होने वाली फीलिंग्स व इमोशंस का जिक्र तक नहीं है। डॉक्टर स्वामी एक महान वैज्ञानिक थे, परंतु एक अत्यंत भावुक व्यक्ति भी थे। इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात जो
उनकी डायरी में बार बार लिखी हुई है वह यह है कि वे अपने आविष्कार रोबोट के रूप में जीवित रहना चाहते थे और छोटे बच्चों को कुपोषण से बचाना चाहते थे। तो क्या अन्या के रूप में उनकी बहन का ही पुनर्जन्म है या डॉक्टर स्वामी की आत्मा उस रोबोट में है? अतृप्त आत्मा, पारलौकिक शक्तियाँ तथा पुनर्जन्म के बारे में मैंने भी बहुत कुछ पढ़ा था। विश्व स्तर पर ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं जो इनके अस्तित्व को प्रमाणित करती हैं। कुछ भी हो सकता है मिस्टर शोभित, मैंने कहा ना। यद्यपि हमारे पास इन सब का कोई प्रमाण नहीं है, फिर भी डॉक्टर स्वामी की बहन और अन्या की शक्ल सूरत में अत्यधिक समानता के बारे में भी तो हमारे पास कोई जवाब नहीं है। मिस्टर राव की बातें सुनकर मैं निरुत्तर हो गया। मैं एक बात और पूछना चाहता था सर। सवाल बहुत सारे हो गए थे, लेकिन सिद्धार्थ ने कुछ हकलाते हुए पूछा। श्योर मिस्टर सिद्धार्थ, जो भी सवाल है जरूर पूछिए। उसी के आधार पर हमें इस केस का और भी परीक्षण करने में सहायता मिलेगी। सर, आपके कहे अनुसार विड्राल रेट और चुंबकीय तत्वों के मिश्रण के कारण वह रोबोट छोटी से छोटी जगह से भी कहीं आ जा सकता है, मगर मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि वह अन्या को उस तहखाने में कैसे ले जा सकती है। माना कि वह स्वयं उस तहखाने के अंदर कपड़ों की अलमारी के माध्यम से चली जाती होगी, परंतु अन्या को वह कैसे ले जाती होगी? मिस्टर राव के प्रोत्साहित करने पर सिद्धार्थ ने पूछ डाला। मिस्टर सिद्धार्थ, यह सवाल हमारी टीम ने भी उठाया था और इसीलिए हमने उस तहखाने का पूरा परीक्षण किया है। वहाँ हमें कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला जिससे अन्या के उस तहखाने में जाने की पुष्टि होती हो। मिस्टर शोभित के अनुसार भी तो अन्या उसी समय गायब होती थी जब आपका ध्यान अन्या की तरफ नहीं होता था या अन्या अकेले होती थी। मेरा विचार है कि वह रोबोट अन्या को आप लोगों की अनुपस्थिति में ही दवाइयाँ खिलाती थी, या हो सकता है कि घर के किसी और कमरे में उठाकर ले जाती हो, क्योंकि उस रोबोट को अपना स्वरूप बदलने में कुछ मिनट ही लगते। ऐसा डॉक्टर स्वामी ने स्वयं लिखा है। उसे अन्या को दवाइयाँ खिलाने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता होगा। अन्या का हमेशा कपड़ों की अलमारी के पास मिलना तथा कपड़ों का बिखरा हुआ होना इस बात का सबूत है कि रोबोट कपड़ों की अलमारी के रास्ते ही अंदर जाती थी, परंतु वह अन्या को अंदर कभी नहीं ले जाती थी। वैसे भी उस तहखाने में बंद हो जाने के बाद ऑक्सीजन जाने का भी कोई रास्ता नहीं है। ऐसे में वह रोबोट अन्या को अंदर ले जाने की बेवकूफ़ी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे पता है कि ह्यूमन बॉडी के लिए ऑक्सीजन कितना आवश्यक है। आप सबकी तरह हमारे दिमाग में भी ढेरों सवाल हैं। हमने और भी कुछ विशेषज्ञों को बुलाया है। इन सारी बातों की जानकारी हासिल करने में अभी थोड़ा समय लगेगा। वैसे तो यह केस पूरी तरह सॉल्व हो गया है, मगर अभी आप लोग उस घर में नहीं जा सकते। रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों ने फैसला किया है कि वह कुछ दिन उस प्रयोगशाला में जाकर अध्ययन करेंगे, जिससे कुछ सार्थक जानकारियां हासिल हो सके। आशा है कि आप लोग सहयोग करेंगे। मिस्टर राममूर्ति ने हम दोनों के मनोभाव को भांपते हुए कहा। अब जब सब कुछ शीशे की तरफ साफ हो चुका था, तब मैंने घर आकर निशा को ये सारी बातें बताई तो उसकी आंखों में हैरत के बजाय आंसू आ गए। प्रकृति ने जिस प्रकार औरत को लचीला और कोमल बनाया है, वैज्ञानिकों ने भी उसे वैसा ही बना दिया। मैं कहती थी ना, हमारी सोच से परे भी कुछ है जो कभी कभी हम समझ नहीं पाते। मैं सुनामी आने के 3 दिन पहले से ही सपने में बार बार एक ही चीज़ देखती थी कि भैया गहरे पानी में डूब रहे हैं। मैं बचाने की कोशिश कर रही हूँ, मगर बचा नहीं पा रही। मैंने अपने इस सपने का जिक्र करते हुए भैया को एक पत्र भी लिखा था, मगर आज तक उसका जवाब नहीं आया। इतना कहकर निशा फफक कर रोने लगी। आत्मा, पुनर्जन्म, परालौकिक शक्तियाँ एवं भविष्य के स्वप्न भी संभवतः प्रकृति का ही एक रूप है, जिन्हें ना समझ पाने के कारण हमें यह रहस्यमय लगते हैं। निशा के आंसू देखकर मेरी और सिद्धार्थ की भी आंखें भर आईं। निशा और शोभित, मैं चाहता हूँ कि आज से तुम दोनों मेरे इसी घर में रहो जब तक चेन्नई में हो। मेरे घर के ऊपर का कमरा पूरी तरह खाली है, मैं आज ही सफाई करवा देता हूँ। तुम जिस तरह से कनाडी वीडो में किराए पर रहते थे, उसी तरह से यहाँ भी किराए पर ही रहना। तुम्हें भी बुरा नहीं लगेगा और मुझे भी एक अच्छा दोस्त मिल जाएगा। अब तक तो मैं एक एकांत प्रिय ही था, मगर अब लगता है कि मुझे तुम्हारे जैसे दोस्त की बेहद ज़रूरत है। सिद्धार्थ ने भावुक होकर मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, तो मैंने भी उसे गले लगाकर अपनी सहमति दे दी। निशा ने भी मेरे फैसले का मुस्कुराकर स्वागत किया।